हाय गाइज, वेलकम बैक। अभी अपन कर रहे हैं, हम लोग रिवीजन सीरीज एक चला रहे हैं 30 क्वेश्चंस के लिए। 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको करने चाहिए एटलीस्ट, जो कि हो सकता है आपको आराम से उससे कुछ अच्छे खासे वेट के क्वेश्चंस दिख सकते हैं आपको, या सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन दिख सकते हैं। तो वहाँ से हम लोग अभी रिवीजन सीरीज ले रहे हैं ये। और 6 क्वेश्चन हमने पहले एग्जामिशन का पिछला चैप्टर, पिछला रिवीजन सीरीज जो था, रिवीजन वीडियो तो था, वो था 6 क्वेश्चन पार्ट 1 एग्जाम्सन से। और आज हम मिक्स सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई एज वेल एज आरसीएम से लगभग 2-4 क्वेश्चन उठा रहे हैं। इसके बाद के चैप्टर्स अच्छे आने वाले हैं, लाइक आईटीसी और वैल्यूएशन। ये खास करके ये चैप्टर्स हैं जो मैं कवर करने वाला हूँ इस सीरीज के दौरान। ठीक है, अपन अब क्वेश्चन नंबर 7 से देखना शुरू करते हैं। 7 में क्या है, अब देखो, एक चीज़ आपने पढ़ा है, आपने देखा होगा गवर्नमेंट की जितनी सर्विसेज या तो एग्जाम्शन के अंदर है, या फिर अगर टैक्सेबल है तो रिसिपेंट को गवर्नमेंट लायबल बना देती है टैक्स पे करने के लिए। एक क्वेश्चन पिछले एग्जाम का एक क्वेश्चन है कि कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज है जहां पे गवर्नमेंट टैक्स फॉरवर्ड चार्ज के अंदर टैक्स पे करती है। आरसीएम का मतलब क्या है, रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट जो होगा वो टैक्स पे करेगा, लेकिन फॉरवर्ड चार्ज के अंदर गवर्नमेंट जनरली टैक्स पे नहीं करती, पर कुछ कुछ केसेस के अंदर गवर्नमेंट खुद टैक्स पे करती है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रखा था आपको। देखो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज आपको याद होगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में क्या क्या आ जाती है, स्पीड स्पीड पोस्ट हो गया, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट हो गया, एजेंसी सर्विसेज हो गया, लाइफ इंश्योरेंस की सर्विसेज अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट दे रहा है, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है। अच्छा, टैक्सेबल करने का रीजन क्या है, पैरिटी मेंटेन करना। बेसिकली इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर भी बहुत सारे हैं, गवर्नमेंट भी है। अब गवर्नमेंट वाला 100 रुपीज़ का कोई सर्विस देता है, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं करता, वो तो 100 का ही लेगा। तो प्राइवेट अदर देन गवर्नमेंट कोई कॉर्पोरेट है जो इसी चीज़ को डील करता है, वो क्या करेगा, 100 चार्ज करेगा अपने सर्विस के, और 18% उसको जीएसटी लगाना पड़ेगा। 118 कोई लेगा ही नहीं उसकी सर्विस। तो इसलिए गवर्नमेंट ने पैरिटी मेंटेन करने के लिए, लेवल प्लेइंग फील्ड करने के लिए, दोनों अपने सर्विसेज के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। और यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज में, क्योंकि नॉर्मली ये सारी सर्विसेज आप देखोगे जो यहाँ पे कवर्ड है ना, ये सारे B2C ही होते हैं जनरली। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने इनको भी फॉरवर्ड चार्ज के अंदर ले लिया, क्योंकि कंज्यूमर कौन सा जाएगा वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेकर के, तो वो आरसीएम पे नहीं करेगा ना, इसकी वजह से। और यहाँ पे है टैक्स ऑन फॉलोइंग सप्लाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट टू अ बिजनेस एंटिटी इन इंडिया इज पेएबल बाय द सप्लायर ऑफ सर्विस। तो यहाँ पे सप्लायर ऑफ सर्विस जो है, यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वो खुद जीएसटी पे करेगी। कौन कौन से आते हैं, सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू एन अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को अगर दे रहा है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्स कलेक्ट करेगी। इनको जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन की लिमिट, इनको जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है आरसीएम में टैक्स पे करने की वजह से। सिमिलरली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल और लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी सर्विसेज, आपको ये तो आइडिया होगा ही, ये अगर देती है तो आपको फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट टैक्स पे। उसके बाद वेसल और एयरक्राफ्ट की सर्विसेज है, इनसाइड और आउटसाइड द प्रेसिंग्स ऑफ द पोर्ट्स और एन एयरपोर्ट। तो वेसल, एयरक्राफ्ट, ये दो चीज़ें आ जाती है। कहाँ गए एयरक्राफ्ट भाई, इधर। एयरक्राफ्ट और वेसल की सर्विसेज गवर्नमेंट अगर प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट खुद आरसीएम में टैक्स नहीं पे करवाएगी, गवर्नमेंट खुद फॉरवर्ड चार्ज के अंदर टैक्सेस पे करके चलती है। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या पैसेंजर, यहाँ पे भी। तो बेसिकली ये 4 चीज़ें आती है, और ये पिछले एग्जाम का क्वेश्चन है। अब देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टेट विद रीजन हु शैल बी लायबल टू पे जीएसटी। अच्छा, आरसीएम के लिए, आरसीएम देखो, चार्जिंग सेक्शन आपने पढ़ रखा था ना, 91, 92, 93, 94, इस तरीके से 95 तक आपने पढ़ा होगा। 91 और 92 क्या था, वो बात करते थे, ये तो चार्जिंग सेक्शन था, ये दोनों। ये था कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बाहर कर दिया था, ये नॉर्मल चार्जेस लगेंगे, जीएसटी की चार्जेबिलिटी बताता था। 93 क्या था, 93 और 94 रिवर्स चार्ज के ऊपर था। बेसिकली आपको 93 पे ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। 94 से क्वेश्चन तो आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। 94 हो गया आपके लिए कि अनरजिस्टर्ड टू स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, जहाँ पे स्पेसिफाइड सप्लाईज दिए जाते हैं तो वहाँ पे 94 लग जाती है, अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड। 93 जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहाँ से आएगा।
इसके अंदर गुड्स भी हैं, सर्विसेज भी है। अब मेनली सर्विसेज के क्वेश्चन आते हैं। अब सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें आ जाती है। सर्विसेज की एंट्री तो बहुत बड़ी है, ठीक है, तो अपन सारे तो नहीं कर रहे हैं, बट इस क्वेश्चन के अंदर जो आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट एंट्रीज आ रहे हैं और ये आपके लिए सफिशिएंट होने वाला है। सफिशिएंट नहीं मतलब जो मैं ये क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ इसमें ऐसे क्वेश्चंस डाला हूँ जो ज़्यादा एंट्रीज को कवर कर पाएगा। तो देखो, स्टेट विद रीजन हु शैल बी लायबल टू पे, कौन पे करेगा, आरसीएम में जाएगा। इसके लिए सेक्शन कौन सी हो जाएगी, सबसे पहले तो सेक्शन 9(3). उसके बाद नोटिफिकेशन कौन सा है, सर्विसेज के लिए नोटिफिकेशन सेंट्रल टैक्स रेट का नोटिफिकेशन नंबर 13 आएगा। 11 रेट्स बताता है, आपको पढ़ना नहीं है। 12 एग्जाम्शन था, जो भी पिछला आपने देखा होगा लेक्चर, और 13 आरसीएम का है सर्विसेज के लिए। 13/2017 2017 में आई थी। 28 जून डेट लिखना हो तो लिख लेना, 28 जून 2017। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, स्पॉन्सरशिप आपको पता है आरसीएम में कवर्ड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे देखो, प्रोवाइडेड बाय कंपनी टू एन इंडिविजुअल। वहाँ पे ये होता था कि अगर बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहे हो तो फिर आरसीएम में कवर्ड होता था, लेकिन इंडिविजुअल को दे रहे हो ये आरसीएम में कवर्ड नहीं होगा, यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज ही लग जाएगा। पहला का आंसर क्या है, जीएसटी ऑन स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो वहाँ पे रिवर्स चार्ज लगता है। और इन द गिवन केस सर्विस हैज बीन प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल, रिवर्स चार्ज प्रोविजन विल नॉट बी अट्रैक्टेड, तो रिवर्स चार्ज नहीं होगा, फॉरवर्ड चार्ज में आपको टैक्स पे करेगी कंपनी। दूसरा है रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी सर्विसेज। अभी हमने ऊपर देखा था इमोबल प्रॉपर्टी के केस में अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को पे कर रहा होता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को इमोबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज गवर्नमेंट देती है, तो गवर्नमेंट खुद फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करती है। अभी क्या है, रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी, कौन पे करेगा, रजिस्टर्ड है। खुद ही जीएसटी पे करो। दूसरा, by renting of human property to a person registered under CGST Act is payable under reverse charge, therefore in the given case तो जो बिजनेस एंटिटी है वो खुद रजिस्टर्ड है तो वो जीएसटी पे करके चलेगी। उसके बाद विवेक गोयल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ A to Z प्राइवेट लिमिटेड का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड हैज रिसीव्ड अ सिटिंग फी। सिटिंग फी किसको मिलता है, देखो जो होल टाइम डायरेक्टर हैं उनको तो सैलरी मिल जाती है, सिटिंग फी बोले तो होल टाइम नहीं है, वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, ये असली डायरेक्टर, बाकी तो एम्प्लॉय होते हैं उनकी कोई इज्जत नहीं होती। तो सेटिंग फी मिलती है इनको अमाउंटिंग टू ₹1 लाख फ्रॉम A to Z प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे डायरेक्टर हैं, फॉर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग्स। हु इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स इन दिस केस। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक चीज याद रखना, डायरेक्टर के केस में ना दो चीजें, आपको शेड्यूल 3 याद है, शेड्यूल 3 वहां पे भी एक डायरेक्टर वाली एंट्री थी। आप इसको इस तरीके से याद रखो कि वो डायरेक्टर या तो गवर्नमेंट कंपनी का है या फिर अदर्स, ठीक है। अब ये होल टाइम डायरेक्टर है या पार्ट टाइम डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर होगा इसको मिलेगी सैलरी, शेड्यूल 3 बाहर, चाहे कहीं का भी हो, होल टाइम डायरेक्टर गवर्नमेंट में हो शेड्यूल 3 में फॉल कर जाएगा बाहर, नो जीएसटी, कोई जीएसटी की चर्चा नहीं होगी यहाँ पे, नाइदर ट्रीटेड टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, खत्म। होल टाइम डायरेक्टर है यानी सैलरी मिल रही है, कहीं पे भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का हो, वो डायरेक्टर गवर्नमेंट कंपनी का हो या कहीं बाहर का हो, तो कहीं नॉन गवर्नमेंट का हो, सब जगह शेड्यूल 3 में फॉल कर जाएगा, जीएसटी लगेगा। यानी पार्ट टाइम डायरेक्टर है, यहाँ पे उसको सेटिंग फी मिल रही है ना, ये सेटिंग फी मिलती है। अब क्या होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉई गवर्नमेंट कंपनी में अगर वो पार्ट टाइम डायरेक्टर है या डायरेक्टर है, बेसिकली देखो नॉर्मल डायरेक्टर है अगर होल टाइम तब तो वैसे शेड्यूल 3 में आ जाएगा एम्प्लॉय रिलेशनशिप की वजह से, अदर देन दैट अगर है यानी अदर देन होल टाइम डायरेक्टर उनको भी शेड्यूल 3 के अंदर डाल दिया, वहाँ पे भी टैक्स की कोई चर्चा नहीं होगी, खत्म, शेड्यूल 3 में बाहर हो जाता है।
लेकिन ये एक इकलौता केस बचता है जहाँ पे जीएसटी लगेगा और वो भी आरसीएम के अंदर लगेगा। यानी नॉन गवर्नमेंट कंपनी में पार्ट टाइम डायरेक्टर होगा तो लगेगा। तो ये क्या गवर्नमेंट कंपनी ए टू जेड प्राइवेट लिमिटेड नहीं है गवर्नमेंट। अगर ये दे रही है डायरेक्टर को सिटिंग फी, यानी शेड्यूल 3 में कवर्ड भी नहीं है, यानी जब दोनों कंडीशन नहीं होती तो आरसीएम में टैक्स पे कर देगा वो बंदा। थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपन। जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय डायरेक्टर टू ए कंपनी, डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी to said company located in a tax territory payable under reverse charge, और फिर therefore in the given case person liable to pay GST है। जो रिवर्स चार्ज में कौन किसको दे रहा है, डायरेक्टरशिप की सर्विसेज डायरेक्टर कंपनी को दे रहा है तो कंपनी जीएसटी पे करेगी। चौथा है रघु एसोसिएट्स प्रोवाइडेड स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। अब स्पॉन्सरशिप का पहला एंट्री भी था ना, स्पॉन्सरशिप वहाँ पे इंडिविजुअल होता है, ठीक है। रघु एसोसिएट्स है प्रोवाइड करता है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू वी विन क्रिकेट अकेडमी एंड एलएलपी। बॉडी कॉर्पोरेट या एलएलपी को अगर दे रहा है, एलएलपी बोले तो एलएलपी इंक्लूड्स पार्टनरशिप फर्म आल्सो ना। डिटरमाइन द पर्सन लायबल टू पे टैक्स इन दिस केस, तो यहाँ पे कौन पे करके चलेगा भैया, तो यहाँ पे विविन को अपन लायबल बना देंगे। इन दिस केस सर्विस प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, जीएसटी लायबल टू पे अंडर रिवर्स चार्ज लगेगा बाय सच बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। उसके बाद बोलता है फर्दर सच रिवर्स चार्ज पर्पस की वजह से एलएलपी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ एलएलपी एक्ट इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। देयरफॉर इन दिस गिवन केस विविन एकेडमी जो है वो जीएसटी पे करके चलेगी रिवर्स चार्ज के अंदर। लीगल फीस रिसीव्ड बाय सुश्रुत एंड एडवोकेट फ्रॉम मेसर्स तत्व ट्रेडिंग कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ, ये आपके ऐसे के मेटेरियल का क्वेश्चन है, ऑफ 50 लाख इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हु इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स इन दिस केस। अरे ऊपर तो लिखा ही हुआ था, अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी, चलो कोई नहीं। तो लीगल फीस रिसीव बाय सुश्रुत, एडवोकेट है, एडवोकेट की सर्विसेज देखो आपके इंटर के कोर्स में ना ऐसे याद रखो, जितनी लीगल सर्विसेज हैं सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट या पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स अगर वो दे रही हैं, और ऐसी बिजनेस एंटिटी को दे रही है जो कि रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल था, तो वहां पे लग जाएगा आपका रिवर्स चार्ज। एक बात बताओ, इसको हटा दूं क्या, हटा देता हूं। किस किस को दे सकता है, एक तो बताओ एडवोकेट इंडिविजुअल्स को सर्विस दे सकता है। देखो अब इन जीएसटी लॉयर ना रजिस्ट्रेशन लेते नहीं है खुद, वो लोग रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेते, वो टैक्स ही नहीं पे करते। गवर्नमेंट ने कहा इस पर हमको भरोसा नहीं है भाई, हम ना रिसिपिएंट से जीएसटी ले लेंगे, लेकिन रिसिपिएंट में कौन रिसिपिएंट, तो जो छुटपुट बिजनेस एंटिटीज हैं जिनको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी ही नहीं है उसको गवर्नमेंट ने कर दिया एग्जेम्प्ट। एक बात बताओ, सप्लायर खुद देगा नहीं, रिसिपिएंट को कर दिया एग्जेम्प्ट, मतलब अगर लीगल सर्विसेज टू दोज पर्सन्स हु आर नॉट लायबल टू गेट रजिस्टर्ड, 10 लाख 20 लाख की लिमिट से वो बाहर है, यानी रजिस्ट्रेशन लेने की लिमिट जो है इंडिविजुअल उस बिजनेस एंटिटी के लिए उनको बाहर कर दिया। अनरजिस्टर्ड पर्सन है बाहर कर दिया, यानी ऐसे केसेस के अंदर तो कोई पे नहीं करेगा, कोई जीएसटी पे नहीं करेगा। गवर्नमेंट ने खुद को भी बाहर कर लिया, हम भी बाहर है भैया। गवर्नमेंट की खुद की सर्विसेज तो सर वो जो ऊपर अभी देखा ना हमने 4, उसके अलावा तो सारी या तो वो एग्जेम्प्ट है या फिर आरसीएम के अंदर है, तो आरसीएम के अंदर वो रखते हैं अपनी सर्विसेज। बट यहाँ देख रहे हैं कि ये लॉयर लोग तो खुद देने वाले नहीं हैं, तो इन्होंने क्या किया, एक काम करो, वो देगा नहीं मैं दूंगा नहीं, गवर्नमेंट कहती है मैं तो दूंगा नहीं, मैं रिवर्स चार्ज में क्या, मैं गवर्नमेंट भाई, इट्स नॉट माई ड्यूटी टू डू टैक्सेज पेमेंट, भाई मैं गवर्नमेंट हूँ, गवर्नमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा या भर दिन टैक्स पे करता चलूँ मैं। गवर्नमेंट खुद टैक्स पे करती नहीं, उधर लॉयर करेगा नहीं, तो गवर्नमेंट ने इस सर्विस को हटा ही दिया, एग्जाम्पशन में डाल के ख़त्म कर दिया। तो देखो जो बचते हैं ना आपके कोर्स के लिए, बस इतना याद रखो,
कि कोई भी एडवोकेट की सर्विसेज हैं, वो अगर रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को पेमेंट हो रहा है वहां पे आरसीएम लगेगा। दैट्स इट। अब यहाँ पे है जीएसटी ऑन लीगल सर्विसेज सप्लाइड बाय एन एडवोकेट टू एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी इज पेबल ऑन डिवाइस आर देयरफॉर इन द गिवन केस पर्सन लायबल टू पे टैक्स रिसिपिएंट। अरे एक एंट्री नहीं दिख रही है। ओहो, जीटीए का मैंने एंट्री नहीं डाला। देखो जीटीए के क्वेश्चन बार बार आ सकते हैं, कई बार आ जाते हैं, तो जीटीए की एंट्री कवर कर लेना एक बार। जीटीए की एंट्री में क्या था, एक बंदा है कोई जीटीए, जीटीए बोले तो ट्रक ड्राइवर है ना, जिसका खुद का ट्रक है, बेसिकली गुड्स कैरेज का काम करते हो। तो जीटीए और एक है एक्चुअल सप्लायर ऑफ गुड्स या रिसिपिएंट सर्विसेज। तो बेसिकली सप्लाई कर रहा है कोई बंदा गुड्स, अब यहाँ से यहाँ पहुँचना है, ये बेच रहा है, ये खरीद रहा है, लेकिन ये सर्विसेज लेना पड़ता है इनको जीटीए का। एक थर्ड पर्सन है, तो ट्रक भी तो जाएगा यहाँ से, सामान कौन लेके जाएगा, सर पे उठा के थोड़ा ले जाओगा। तो हमने जीटीए हायर किया। अब यहाँ पे एक तो सप्लाई ये बन गई, दूसरी सप्लाई ये बन गई कि जीटीए की सर्विसेज है। तो अब यहाँ पे सप्लायर तो ये खुद हो गया, रिसिपिएंट कोई भी हो सकता है। रिसिपिएंट डिपेंड करता है कि टर्म्स एग्रीमेंट कैसा है। अब मान लो सप्लायर ने क्या रखा है कि आपको मैं 5 लाख रुपये चार्ज करूंगा और मैं गुड्स आपके घर तक पहुंचा के दूंगा, यहाँ पे लाने की जिम्मेवारी मेरी है। तो यहाँ तक कैसे ले जाएगा, जैसे ले जाओ भैया, ट्रक की सर्विसेज लो और ले जाओ यहाँ तक। तो ट्रक का पेमेंट कौन करेगा, ये करेगा। ये सप्लायर जो है ये रिसिपिएंट बन जाएगा जीटीए के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि सप्लायर ने कहा कि भैया ले जाओ गुड्स, मैंने बेच दिया, मैं यहीं पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म। तब यहाँ से यहाँ उठा के कौन, रिसिपिएंट खुद लेके आएगा अपना सामान, क्योंकि उसने यहीं पे बेच दिया। तो ऐसे केसेस के अंदर रिसिपिएंट ये भी हो सकता है, जो बंदा बेसिकली ट्रक ड्राइवर का पैसा देगा, जीटीए को पेमेंट करेगा, वो हो जाएगा रिसिपिएंट। तो यहाँ पे जीटीए के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर रखा पता है, जीटीए की सर्विसेज नॉर्मली रिवर्स चार्ज के अंदर आएगी, नॉर्मली। अब नॉर्मली बोलने का मतलब क्या, कि जैसे कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म है, रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, कोई फैक्ट्री है, उनको कह रखा है कि अगर जीटीए अपनी जीटीए की सर्विसेज देता है इन लोगों को तो रिसिपिएंट पे करेगा। लेकिन एक कंडीशन है कि वो जीटीए ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। 2 तरीके के ऑप्शंस बनते हैं जीटीए के पास। लिखा नहीं रहा, 12% और 5% का। तो ये जो 5% के अंदर है ना, ये हमेशा आरसीएम में फॉल करेगा। और यहाँ पे वो जो फैक्ट्री है, वो जो बॉडी कॉर्पोरेट है, वो जो रजिस्टर्ड एंटिटीज हैं, ये आरसीएम में जीटीए को पेमेंट, जीटीए का जो सर्विस ले रहे हैं, तो ये रिसिपिएंट खुद आरसीएम के अंदर पेमेंट करके चलेंगे। और यहाँ पे इनको आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी क्यों मिलेगा भैया, जीएसटी तो तुम पे नहीं कर रहे हो, जीएसटी तो रिसिपेंट पे करता है यहाँ पे आरसीएम के अंदर। जब आउटवर्ड में आप सर्विस दे ही नहीं रहे हो, सप्लाई आप जीएसटी लग ही नहीं रहा है, तो आपने जो पीछे इनपुट लेके आए थे उसकी क्रेडिट हम नहीं देते, तो आईटीसी वहाँ पे आपको नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे जीटीए के पास ऑप्शन है, जीटीए चाहे तो 12% जीएसटी चार्ज कर सकती है और फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी चार्ज करेगी, रिवर्स चार्ज में हमेशा 5%। If GTA has opted the 5% option, then taxes will be payment paid by recipient under RCM and GTA shall not be eligible to any ITC, zero ITC. However, if GTA opts for 12%, then they can pay under forward charge. फॉरवर्ड चार्ज करेगी और पीछे आईटीसी का क्रेडिट भी लेगी।
देखो ये कुछ तो नाम मैंने गिनवाए आपको, लेकिन इसके अलावा जीटी की कुछ सर्विसेज वैसे ही एग्जेम्प्ट होती है। एक तो ये अनरजिस्टर्ड पर्सन को देते हैं, एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट खुद का पल्ला झाड़ लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, इनको दो, एग्जेम्प्ट है। यहाँ पे कोई जीएसटी की बात ही नहीं होगी। एक और एग्जेम्पशन का लिस्ट आता है जहाँ पे आपको याद है वो दूध, दही, साल्ट, नमक, पल्स, राइस और न्यूज़पेपर, डिफेंस इक्विपमेंट, ऐसी चीज़ें अगर आप लेके जाते हो या फिर जीटी के थ्रू ये सारी सर्विसेज दे रहे हो तो एग्जाम्पशन था। एक और हुआ करता था लाइक 1500 पर ट्रक की वैल्यू, या फिर 750 पर कंसाइनर वाइज वैल्यू की अगर जा रही है अप टू 750, तो वहाँ पे एग्जाम्पशन काम कर देते। तो वहाँ पे तो जीएसटी, आरसीएम, फॉरवर्ड चार्ज कहीं भी लगेगा ही नहीं, वो तो खत्म है। बात होती है जहाँ पे लोग रजिस्टर्ड हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे जीटी के पास 2 ऑप्शन आए थे। इसी तरीके का एक ऑप्शन वहाँ पे भी है कॉपीराइट वगैरह वाले में, वहाँ पे भी सिमिलर तरीके की चीज़ें थी। वहाँ पे भी ऑप्शन दे दिया गया था कि आपको या तो 12% या 5% वाली तरीके से ऑप्शन, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, दोनों की ऑप्शन वहाँ पे भी थी। तो ये था जीटीए रिलेटेड चीज़ें। अच्छा ये देखना, ये क्या है, ये दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स सोल्ड द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स टू अकबर रिटेल स्टोर। अच्छा ये कई सारी चीज़ें बेच रहा है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर बेच रहा है 500 टैक्सेबल रेट 18%, स्टेबलाइजर 12% के रेट से, एलईडी टीवी 12%, स्प्लिट एयर कंडीशनर 28%, और ये उसके बाद बोलता है दुमदुम इलेक्ट्रॉनिक्स हैज इशूड अ सिंगल इनवॉइस, सिंगल इनवॉइस दे रहा है, एक ही इनवॉइस पे, इंडिकेटिंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ द अबव आइटम्स सेपरेटली। Akbar retail store has given a single check of 1 lakh for all the items as a composite discounted price। ठीक है। State the type of supply। देखो ये पूछ रहा है बेसिकली ये कॉम्पोजिट सप्लाई है, मिक्स सप्लाई है, क्या है ये। कॉम्पोजिट सप्लाई क्या था कि नेचुरली बंडल्ड टैक्सेबल सप्लाईज, 2 और मोर नेचुरली बंडल्ड टैक्सेबल सप्लाईज। नेचुरली बंडल्ड का मतलब जैसे आप होटल में गए, होटल में आप रुकते हो रात भर, ठीक है, एक नाइट आप रुके, तो क्या वो खाना भी देता है, देता है, लेकिन आपको बिल एक रात का बोला उन्होंने कि 5,000 है पर नाइट चार्ज, तो 5,000 वहाँ पे लगता है। पर वहाँ पे फूडिंग की सर्विसेज भी आपको मिल रही है एज वेल एज एकोमोडेशन सर्विसेज भी मिल रही है, पर वो नेचुरली बंडल्ड है, वो एक साथ दी जाती है, एक ही प्राइस है उसको। सिमिलरली आप, ये लैपटॉप है मेरे सामने, लैपटॉप आप खरीद के लाते हो, तो क्या वो लैपटॉप का पैसा अलग लेता है, बैटरी का अलग लेता है, माउस का अलग लेता है, चार्जर का अलग अलग लेता है, इस तरीके से चार्ज करता है क्या, स्क्रीन का अलग, कीबोर्ड का अलग, इस तरीके से तो नहीं करता। तो वो नेचुरली बंडल्ड है, एक ही साथ पैक होके आ रहा है, एक साथ आ रहा है। नेचुरली का मतलब समझना है। अब ये मैं माइक लेके आया, अब ये बताओ ये माइक मेरे को लैपटॉप के साथ मिलता है क्या। लेकिन मैं मान लो स्टूडियो सेटअप में था, तो मैं लैपटॉप भी लिया, माइक भी लेके आया, राइटिंग के लिए भी कुछ राइटिंग पैड लेके आया, ये कैमरा लेके आया, ग्रीन स्क्रीन लेके आया। मैं एक ही प्राइस पे एक बार उसको पेमेंट करता हूँ 50,000 और मैं सारे आइटम लेके आ गए, सारे आइटम लेके आ गए। तो क्या ये नेचुरली बंडल्ड था या फिर मैंने बनाया। ये मैंने बनाया, लेकिन एक बात ध्यान रखो, उसने जब इनवॉइस दिया ना मेरे को, तो उसने लैपटॉप का चार्ज लिखा, इस माइक का लिखा, राइटिंग पैड का लिखा, कैमरे का लिखा, ग्रीन स्क्रीन का प्राइस, सबका अलग अलग लिख दिया, सबका अलग अलग लिखा। वो एक बंडल में मेरे को सप्लाई नहीं कर रहा है, उसका एक नाम नहीं है। देखो जो नेचुरली बंडल हो कंपोजिट सप्लाई, एक दूसरा होता है मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई क्या होता है कि जहां पे मैं एक गिफ्ट हैम्पर पैक कर रहा हूं, तो गिफ्ट हैम्पर के अंदर सैम्पेट की एक बॉटल है,
एक मान लो बिस्किट की चॉकलेट का है और वो केन वगैरह है कुछ उसके अंदर, ठीक है, और कोई डायरी है, पेन है, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, और सबको एक हैम्पर बनाया मैंने। अब मैं सप्लाई क्या कर रहा हूँ, तो क्या मैं इनवॉइस में आइटम वाइज लिखता हूँ कि मैं इसके अंदर एक पेन डाला है, एक हैम्पर डाला है, वो सॉरी एक कोन डाला है, एक पेप्सी डाला, इस तरीके से लिख के डालते हैं, एक चॉकलेट डाला, इस तरीके से तो नहीं लिखते। मैं तो हैम्पर एक पूरा बंडल बनाया, हैम्पर का प्राइस मैंने रख दिया 5000 रुपीज़। अब वो 5000 रुपये अगर मैं हैम्पर बेच रहा हूँ, वो मिक्स सप्लाई है, यानी अलग अलग बेचे जा सकते थे, पर मैंने एक नाम से एक ही बंडल के अंदर बेच दिया, मिक्स सप्लाई। लेकिन जो मैं ये लेके आया, लैपटॉप अलग, कैमरा अलग, ये माइक अलग, राइटिंग टैब अलग, ग्रीन स्क्रीन अलग, ये अलग अलग सप्लाईज थे। ये ना तो कंपोजिट सप्लाई है ना मिक्स सप्लाई है। सेम चीज यहाँ पे आप रेफ्रिजरेटर भी ला रहे हो, स्टेबलाइजर भी ला रहे हो, सिंगल इनवॉइस है और सिंगल पेमेंट है, नो डाउट, बट ये मिक्स नहीं है, क्योंकि हमने, अगर मिक्स होता ना तो इन सब को ऐसे करते ना, ऐसा क्लब करते और इसका नाम कुछ एक डाल देते, ठीक है, और इसको बंडल में बेच देते, एक साथ ही जाता हो। पर यहाँ पे अपन बंडल वे में नहीं बेच रहे। अगर मिक्स सप्लाई होता, कंपोजिट सप्लाई होता, तो क्या होता, कंपोजिट सप्लाई है तो जो प्रिंसिपल सप्लाई होती है उसके अंदर एक तो प्रिंसिपल सप्लाई होगी। जैसे मैं लैपटॉप खरीदने जाता हूँ तो लैपटॉप के साथ बैटरी भी आती है और मान लो माउस भी आता है, चार्जर भी आता है। तो जो इंडिविजुअली आप जाओ लैपटॉप का चार्जर खरीदने, आपका ख़राब हो जाए तो उसके ऊपर मान लो 18% रेट है, लैपटॉप के ऊपर 28% रेट है। तो वो आपसे जब आप लैपटॉप खरीदोगे और आपका चार्जर देता है ना, तो वो लैपटॉप का रेट पूरे वैल्यू पे लगा देता है। तो जो मेन सप्लाई है, मेन सप्लाई क्या था, मैं चार्जर लाने थोड़े गया था, मैं तो लैपटॉप खरीदने गया था, उसके साथ जो चीज़ आती है तो सबके ऊपर लैपटॉप का रेट लग जाएगा। जो प्रिंसिपल सप्लाई, प्रिंसिपल जो कमोडिटी होगी ना, प्रिंसिपल सप्लाई जो है उसका रेट पूरे पे लग जाएगा कंपोजिट सप्लाई के अंदर। मिक्स सप्लाई के अंदर क्या होगा, अलग अलग सप्लाई है, उसको मैंने एक बंडल में बेच दिया, वो होती है मिक्स सप्लाई। वहाँ पे क्या होगा, किसी के ऊपर 5% रेट है, किसी 10%, 10 तो है ही नहीं, 5 है, 12 है, 18 है, 28 है। तो मैं क्या करूंगा, जो हाईएस्ट रेट वाला होगा ना, सबके ऊपर वही लगा दूंगा। हैम्पर का खुद की कोई वैल्यू नहीं है, हैम्पर तो अलग अलग चीज़ों से बना है। उसमें क्या होगा कि मैं सबसे हाईएस्ट रेट जिसका होगा वही पूरे कम्युनिटी के ऊपर हाईएस्ट रेट लगा दूंगा, वो होता है मिक्स सप्लाई। और ये है इंडिविजुअल सप्लाईज, ये बंडल्ड तो है नहीं। अगर मैं बंडल करके बेचता हूँ एक साथ तो फिर ये मिक्स सप्लाई बन जाएगा, बट अदरवाइज ये बंडल है नहीं, तो ये इंडिविजुअल सप्लाईज ही होंगे कम्युनिटी के। यहाँ पे लिखा हुआ है इन द गिवन केस द आइटम सप्लाइड बाय दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स आर नॉट नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, देयरफॉर इट नॉट द कंपोजिट सप्लाई। नेचुरली बंडल नहीं है तो कंपोजिट सप्लाई नहीं हो जाएगा। Further, although Akbar Retail Store has paid a composite discounted price for these goods, Damdam Electronics has not charged a single price for the said supply. सिंगल प्राइस ने चार्ज किया। काय समझा? It is not a single price they are charging. They are not bundling it and charging a single price कि चलो 5-6 लाख रुपए दो सब चीज ले जाओ, ऐसा नहीं। वो अलग अलग रेट लगाते हैं और फिर डिस्काउंट अलग से दे देते हैं और इकट्ठा पैसे आपसे मांग लेते हैं, बट वो सिंगल प्राइस चार्ज नहीं कर रहे। फिर सप्लाई ऑफ दिस गुड्स इज देयरफॉर इंडिविजुअल आइटम्स की सप्लाई मानी जाएगी, विच आर टैक्सेबल एट द रिस्पेक्टिव रेट्स। जो जिसका जितना रेट है उस हिसाब से अपन चार्ज कर लेंगे। उसके बाद देखना ये क्या है, मणिकरण रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ दिल्ली है सप्लाइड 20,000 पैकेजेज एट 30 ईच टू माखीजा गिफ्ट शॉप इन दिल्ली। 20,000 पैकेजेस बेचते हैं 30 के रेट से। ईच पैकेज कंसिस्ट ऑफ 2 चॉकलेट्स 2 फ्रूट जूस। अब बताओ ये क्या किया, एक पैकेज बेच रहे हैं, ईच पैकेज कंसिस्ट ऑफ 2 चॉकलेट्स 2 फ्रूट 2 एंड पैकेट, मतलब एक पैकेज के अंदर एक पैकेज बनाया जिसके अंदर 2 चॉकलेट हैं, 2 फ्रूट्स हैं, फ्रूट जूस बोतल एंड पैकेट ऑफ टॉय बैलून्स है। तो अब ये मिक्स सप्लाई की बदबू आ रही है, देखते हैं क्या है। चॉकलेट के
ऊपर रेट है 18%, जूस के ऊपर अगर ये मिक्स होगा तो जो हाईएस्ट रेट है, हाईएस्ट किसके ऊपर है, चॉकलेट के ऊपर, यही रेट लगा देंगे। यहाँ पे लिखा है एज पर सेक्शन 274 मिक्स सप्लाई मीन्स 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ मेड और मेड इन कंजंक्शन विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ बेचा जा रहा है फॉर ए सिंगल प्राइस एंड डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए कॉम्पोजिट सप्लाई। कॉम्पोजिट सप्लाई कब होता है, जब वो नेचुरली बंडल्ड होता है। ये कॉम्पोजिट नहीं है, सिंगल प्राइस पे दे रहे हैं। ये हाईलाइटेड वर्ड है भाई, इसको ध्यान रखना। सिंगल प्राइस एंड नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए कॉम्पोजिट सप्लाई। तो यहाँ पे ये बन जाएगा सप्लाई ऑफ पैकेजेस कंटेनिंग चॉकलेट्स, फ्रूट जूस बॉटल्स एंड पैकेज ऑफ टॉयज, मिक्स सप्लाई एज दीज आइटम, ठीक है। और अगर मिक्स सप्लाई है तो ट्रीटेड एज ए पर्टिकुलर सप्लाई विच अट्रैक्ट द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स, जिसका होगा वही लगाया जाएगा। तो यहाँ पे 18% चॉकलेट का रेट सबसे ज़्यादा था, चॉकलेट का ही था ना, चॉकलेट का 18% है, बाकी तो 12 और 5, तो चॉकलेट का रेट पूरे वैल्यू पे लगा देंगे। कॉम्पोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई एंड आरसीएम, अपन ये क्वेश्चंस थे जो मेरे उम्मीद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ध्यान रखना इसको, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी तक 8 क्वेश्चन अपन कराएं और इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये आपको पीडीएफ कॉपी भी। अभी 30 जब तक क्वेश्चन होंगे ना तो 30 का इकट्ठा भी डालूंगा जब लास्ट लेक्चर अपन ले रहे होंगे, तब 30 के आसपास क्वेश्चन मैं रखूँगा। और ये आप करते जाना, जब आप फर्स्ट लेक्चर अपने नहीं देखा हो तो फर्स्ट वाला डिवीजन लेक्चर भी देख सकते हो। मैं ना साथ के साथ अमेंडमेंट भी करवा रहा हूँ, अगर जहाँ कहीं भी अमेंडमेंट होता है तो ग्रीन कलर मार्क करके, अगर इसी में आप देखोगे ना, इस चैप्टर के अंदर तो नहीं था बट ये देखो ये सारे एंट्रीज ग्रीन कलर में अमेंडमेंट वाले थे, तो आप देख लेना इसको। चलो करते हैं आज की सेवा समाप्त, छोटा सा वीडियो है, देख लेना। और अगले चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, लाइक वहाँ पे अब 2 ही तो बचे हैं, आईटीसी, आरसीएम। मेनली मैं ये 4 चैप्टर्स ही लेने का सोच रहा था। एक तो आरसीएम हो गया, सॉरी आरसीएम हो गया, एग्जाम्पशन चैप्टर, ये कॉम्पोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई तो मैंने ऐसे ही घुसा दिया। तो ये मेनली 4 चैप्टर्स है जो मैं करना चाह रहा था, और यहीं से क्वेश्चंस बेसिकली यहाँ से मैं आपको अच्छे खासे कवरेज करा दूंगा। आपके जीएसटी का पेपर में ना पहला ही क्वेश्चन आ जाता है 8 नंबर का, तो आपके पास जो सप्लाई वैल्यूएशन चैप्टर का क्वेश्चन होगा जो ओवरऑल हर चीज़ कंसिस्ट करता है, मैं करवा ही इसीलिए रहा हूँ ताकि आपके वो चैप्टर वो चीज़ स्ट्रांग हो जाए। वो 8 नंबर तो आपका फिक्स हो जाएगा एटलीस्ट। उसके अलावा भी बाकी जगह से भी आ सकते हैं क्वेश्चन, आते ही हैं। मतलब आपको जो मैं ये 30 क्वेश्चन दूंगा ना, यहाँ से लगभग आपके 16 नंबर के आसपास क्वेश्चन तो बन सकता है, 16 से 20 भी बन सकता है। और अमेंडमेंट भी कवर कर रहा हूँ तो हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वहाँ से आप ध्यान रखना थोड़ा सा। चलो बाय, मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में। Hi there, consider subscribing to IDTX Rahul for CSCMA, indirect taxes coaching and training. Thanks.